गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 बच्चों। हम आपको पढ़ा रहे थे फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन। किस प्रकार से परिवार को नियोजित किया जा सकता है, उसमें जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। तो इसमें हमने बच्चों आपको दो प्रकार की विधियां बताई थी, एक अस्थायी विधि थी और दूसरी स्थायी विधि। जो अस्थायी विधि होती है उसे कहते हैं हम टेम्परेरी, है ना। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कुछ दिनों के लिए, या सबसे मेन हमने जिसका बताया था आपको, उसमें क्या था, धैर्य, है ना। अगर मनुष्य धैर्य रखे तो सबसे अच्छी बात क्या है फैमिली प्लानिंग के लिए, वही है। लेकिन उसके लिए भी बताया गया था कि सुरक्षित काल, लूप यानी कि प्रॉपर्टी का प्रयोग, गोलियां, है ना, जैसे मालाडी, सहेली और इस प्रकार की गोलियां तथा गर्भ समापन अबॉर्शन विधि के द्वारा। तो ये कैसी है, अस्थायी विधियां। लेकिन अब हम आपको बताएंगे आज जो टॉपिक है वो है स्थायी विधियां। जो एक बार स्थायी हो जाए आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। अस्थायी है, आप उसे बदल सकते हैं। जैसे कोई चीज़ है आपने खरीद ली है और आप उसे बदल सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ किराए पे लाए तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई ने चीज़ ले ली है तो आप उसे बदल नहीं सकते, है ना। वो क्या है, स्थायी रूप से आपकी हो गई। तो यही होता है। इसमें देखिए स्थायी विधियां दो प्रकार से होती है। इसमें महिला का ऑपरेशन तथा पुरुष का ऑपरेशन, यानी कि दो ऐसी नसें होती हैं जिनको काट के बांध दिया जाता है। यानी कि जो उससे महिला के ओवरी से अंडे जो उत्सर्जित होते हैं, तो जब वह अंडे उत्सर्जित होते हैं तो वो बाहर नहीं आ पाते, और जब बाहर नहीं आएंगे तो जो पुरुष के स्पर्म है वो उनसे नहीं टकराएंगे, और जब टकराएंगे नहीं तो उनका भेदन नहीं होगा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है। इसलिए ये विधि बहुत से लोग अपनाते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी अपनाते। तो चलिए आज का टॉपिक लिख लीजिए, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां। परिवार नियोजन की स्थायी विधियां। परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या है, जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे। सबसे पहले इसके अंतर्गत लिखेंगे महिला का ऑपरेशन। महिला का ऑपरेशन, ठीक है। महिला का ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन, ऐसा थोड़ी कि शरीर के किसी भाग का ऑपरेशन कर दो। ट्यूब का ऑपरेशन, है ना, जिसे क्या कहते हैं, ट्यूबोकोटॉमी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्यूबोकोटॉमी। ठीक है। तो इसमें चलिए लिखें, जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक है, जहां से जो अंडे उत्सर्ग होते हैं तो उसको काट के बंद कर दिया जाता है। तो लिखिए, अंड नलिका के ऑपरेशन से, अंड नलिका के ऑपरेशन से गर्भधारण की समस्या, अंड नलिका के ऑपरेशन से गर्भधारण की समस्या स्थायी रूप से, गर्भधारण की समस्या स्थायी रूप से दूर हो जाती है, स्थायी रूप से दूर हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें फैलोपियन नालियों को काटकर, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें फैलोपियन
फैलोपियन नलियों। अब देखिए जब फैलोपियन नली होती है उसे काट दिया जाता है। फैलोपियन नलियों को काटकर बांध दिया जाता है। फैलोपियन नलियों को काटकर बांध दिया जाता है। यह विधि पूर्ण तथा स्थायी विधि है। यह विधि पूर्ण तथा स्थायी विधि है। तो देखो जैसे हमने आपको बताया थी पिछली क्लास में, जैसे कॉपर टी है। कॉपर टी क्या है? अस्थायी विधि है। ठीक है, वो जब तक महिला चाहे अपने शरीर में लगवा सकती है जब तक गर्भधारण करना ना चाहे। लेकिन ये एक ऐसी स्थायी विधि है, अगर एक बार ऑपरेशन करा लिया तो अगर वो गर्भधारण करना चाहती है या उसके मान लीजिए एक संतान है और वह संतान किसी दुर्घटनावश समाप्त हो गई, अब वह चाहती है कि हमारी संतान दूसरी हो, हम दूसरी संतान चाहते हैं, लेकिन उसने क्या किया? ट्यूबोकटॉमी करा लिया, है ना, अपनी नसबंदी करा ली, जैसे हिंदी में कहते हैं नसबंदी, अपनी नसबंदी करा ली, तो वह महिला कभी भी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर कभी भी उस नली को जोड़ नहीं सकता। उसके पास सिर्फ एक ही चारा होगा, क्या? अडॉप्टिंग का, यानी कि वह किसी के बच्चे को गोद ले सकती है, बस। इसके सिवा वह कोई भी नहीं क्रिया नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसने स्थायी विधि को अपनाया है। ओके, समझ में आ गया? इसके बाद चलिए, ये तो था महिला का ऑपरेशन। दूसरा लिखेंगे पुरुष का ऑपरेशन। अब देखिए इसी प्रकार जैसे महिला में था इसी प्रकार पुरुष में भी, इसमें भी जो नलियां होती हैं, शुक्रवाहिनी जिसके द्वारा जाता है, उन नलियों को काट दिया जाता है और आपस में बांध दिया जाता है। तो वे नलियां जब आपस में जाएंगी नहीं, शुक्रवाहिनी क्या है? अंडवाहिनी में प्रवेश ही नहीं करेगा। जब प्रवेश ही नहीं करेंगे तो संतानोत्पत्ति नहीं होगी। तो चलिए इसमें लिख लें, शुक्र नलिका के ऑपरेशन से भी, शुक्र नलिका के ऑपरेशन से भी गर्भधारण की समस्या, शुक्र नलिका के ऑपरेशन से भी गर्भधारण की समस्या स्थायी रूप से दूर ठीक हो जाती है। शुक्र नलिका के ऑपरेशन से भी गर्भधारण की समस्या स्थायी रूप से दूर हो जाती है। यह ऑपरेशन अत्यंत सरल होता है। यह ऑपरेशन अत्यंत सरल होता है। अत्यंत सरल होता है तथा इस ऑपरेशन के कराने से पुरुष में किसी प्रकार की, इस ऑपरेशन के कराने से पुरुष में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। कोई परेशानी नहीं होती, यानी कि देखिए पुरुष ने क्या कराया? अपनी नसबंदी करा ली और उसे कैसी भी रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे भी पहले था वैसे ही आज भी है। सिर्फ क्या नहीं कर सकता? संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था आपका महिला का ऑपरेशन तथा पुरुष का ऑपरेशन। ठीक है, अब इसके आगे जो और भी विधियां हैं उन्हें भी अपनाया जाता है। इन दो विधियों को छोड़कर तो ये खड़ी जाएंगे अन्य विधियां। अन्य विधियां में लिखेंगे वैक्सीन। सबसे पहले लिखेंगे वैक्सीन। हेडिंग इसकी है, पहली है वैक्सीन। लिखेंगे वैक्सीन में गर्भधारण रोकने हेतु सीमित प्रभाव वाली वैक्सीन,
गर्भधारण रोकने हेतु सीमित प्रभाव वाली वैक्सीन विकसित हो चुकी है। वैक्सीन विकसित हो चुकी है और इस वैक्सीन के विकास के लिए विश्व स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये क्या है? वैक्सीन, यानी कि एक ऐसी वैक्सीन जिसको आती है, ऐसी वैक्सीन जैसे इंजेक्शंस आते हैं जिसको अगर कोई लगवा लेता है, जैसे पुरुष या महिला के लगवा दिए जाते हैं कि अगर वह चाहे तो 6 महीने का समय चाहती है, 3 साल का समय चाहती है, या 6 वर्ष का समय चाहती है, या 10 वर्ष का। तो वह वैक्सीन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर में घुल जाता है, जिससे जो अंडे बनते हैं वह अंडे नहीं बनते उस वर्ष, जब तक वो वैक्सीन शरीर में रहती है। पर धीरे धीरे जब जिस समय उसका आता है वह समाप्त हो जाती है, फिर वह गर्भधारण होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये वैक्सीन के द्वारा होता है। दूसरी लिखेंगे विवाह योग्य आयु, इसी का दूसरा है विवाह योग्य आयु। विवाह योग्य आयु लिखेंगे विवाह के लिए कानूनी रूप से निम्नतम आयु, विवाह के लिए कानूनी रूप से निम्नतम आयु निर्धारित की गई है। विवाह के लिए कानूनी रूप से निम्नतम आयु निर्धारित की गई है। सभी बच्चे ऐसा जानते हैं कि जो लड़के की उम्र है वह 21 होनी चाहिए तथा लड़की की उम्र जो है वो 18 होनी चाहिए। ये बाल विवाह था पहले, इस बाल विवाह को रोका गया और कानून से एक कानून बनाया गया कि जब तक लड़की पूर्ण परिपक्व ना हो जाए तब तक उस विवाह के योग्य नहीं मानी जाएगी। तो 18 वर्ष में वह पूर्ण परिपक्व हो जाती है, इसलिए कानून बना। और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है या इससे पहले किसी लड़की से विवाह करता है तो वह उसका अपराधी होता है। ऐसा आपने कई जगह देखा होगा कि कई छोटी उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती है, अगर वह पता चल जाता है तो जो लड़के पक्ष के व्यक्ति होते हैं उन्हें जेल भी हो जाती है। तो जो लड़के की उम्र की आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष तथा लड़की की उम्र की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये कानूनी अपराध होता है। तो लिखेंगे निर्धारित किया गया है लड़कों के लिए 21 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष निश्चित की गई है। ठीक है, ये तो उम्र है, लेकिन कुछ लोगों का विरोध भी है कि इस उम्र को कम कर दिया जाए और कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं। वो क्या चाहते हैं कि उस उम्र को और बढ़ा दिया जाए। क्यों? क्योंकि कोई, जैसे अभी भी आप देखते हैं कि गांव क्षेत्र में लड़कियों का विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते हैं, उनके जो गार्जियंस होते हैं वह झूठ बोल देते हैं कि हमारी लड़की 18 वर्ष की हो चुकी है। लेकिन कुछ गार्जियंस ऐसे होते हैं जो अपनी लड़की का भविष्य चाहते हैं, वे उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, वह शादी करना नहीं चाहते, इसलिए वे चाहते हैं कि उस उम्र को बढ़ा दिया जाए
जिसमें लड़के की उम्र 25 वर्ष तथा लड़की की उम्र 23 वर्ष कर दी जाए। तो ये थे आपके परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ। ठीक है, तो ये आपने नोट किया, और कल इसके आगे का भाग हम आपको